नमस्कार मित्रों, मैं अग्निवेश शर्मा राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, योग पूरी दुनिया को भारत की देन है। आज संपूर्ण विश्व में करोड़ों लोग योग और प्राणायाम द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। योग की बढ़ती प्रसिद्धि के कारण ही पूरी दुनिया हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाती आ रही है। आज कोरोना काल में भी संपूर्ण विश्व योग की शक्ति को पहचान चुका है और योग की मदद से अपने आप को कोरोना के गंभीर खतरों से बचा पा रहे हैं। आज योग और प्राणायाम के बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं देश की जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर वेदवती शर्मा जी। आप राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर जयपुर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रही हैं। आपने अपने लंबे सेवा काल के दौरान अन्य मरीजों के साथ साथ कोरोना रोगियों को भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। मैम, कोरोना से लड़ने में योग और प्राणायाम हमें किस प्रकार से कारगर हो सकते हैं, हमारी कैसे सहायता कर सकते हैं? कोरोना तो क्या मैं आपको बताऊं कि योग प्राणायाम एवं आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है, इसके द्वारा हम सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। करीब करीब कुछ ही ऐसी होती हैं बीमारियां जिन पे हम योग प्राणायाम और आयुर्वेद से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कोरोना में अपन देख रहे हैं, कोरोना में अधिकतर लोग इसमें ऑक्सीजन लेवल, कोरोना से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। कोरोना के द्वारा जो लोगों में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी भी हम कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां, योग और प्राणायाम के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं। कोरोना के अंदर सबसे पहले तो एक तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और योग के द्वारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है। जो लोग नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते हैं, उनकी एक तो इम्यूनिटी कम नहीं होती है। ऐसा मैंने अपने कार्यकाल में देखा है। जैसे हमारे चिकित्सालय में भी कई लोग आते थे जो कि रेगुलर रूप से योग करते थे, उनको इम्यूनिटी पावर उनका बहुत अच्छा रहता था। और यदि अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती है। इसीलिए कोरोना में भी मेन चीज इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोरोना उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है। अभी मैंने कई लोगों में देखा, जैसे एक ही परिवार में कोरोना हो रहा है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छा है उनका पता ही नहीं चला, कोरोना आया और चला गया। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो लोग उससे थोड़ा अच्छे से प्रभावित हुए, उनके लंग्स पे भी प्रभाव पड़ा। इसीलिए नियमित रूप से जो लोग योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी सही होने से कोरोना का प्रभाव उनके शरीर पर ज्यादा नहीं पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि योग के द्वारा हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो कोरोना में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो हम योगासन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणायाम है जिनको करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। प्राणायाम के अंदर जैसे हम धीमी गति से सांस को धीरे धीरे लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं, इससे ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर अच्छे से प्रवेश करता है। नॉर्मल सांस के अंदर तो हमारे लंग्स के जो छिद्र हैं वो पूर्ण रूप से नहीं खुल पाते हैं, लेकिन जब हम लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं तो लंग्स के जो सारे छिद्र हैं वो खुलते हैं और अच्छे से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए कोरोना के अंदर प्राणायाम का बहुत महत्व है। प्राणायाम में हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम है, इसके अलावा अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। इसका प्रभाव लंग्स पे बहुत अच्छा पड़ता है, इससे लंग्स स्वस्थ होते हैं और लंग्स को शक्ति प्राप्त होती है। जी मैम, जैसा कि आपने भी बताया और जो हम हर जगह पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है और रोगी की मृत्यु होने का कारण भी यही होता है कि उसके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं और वो ऑक्सीजन पे आ जाता है, फिर बाद में उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। तो एक बहुत ज्यादा नुकसान जो कोरोना कर रहा है वो हमारे फेफड़ों को कर रहा है।
तो मैम कुछ ऐसे और उपाय हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कोरोना से बचने के लिए हमारे फेफड़ों को कैसे और मजबूत किया जाए, या कुछ और आपके पास प्राणायाम या योग हैं जो हमारे दर्शक कर सकें नियमित बेसिस पे। जी मैम। इसके लिए देखो, योग में तो ये है, अपन योग करते वक्त एक तो जैसे भुजंगासन है, मकरासन है, गोमुखासन है और शशांकासन है। ये कुछ ऐसे आसन है, इनसे ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। और इसमें लंग्स में क्या होता है, मेन तो विशेष रूप से कफ जमा हो जाता है। कफ की वजह से ही लंग्स खराब होते हैं। तो कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं होती है जिनके द्वारा कफ बाहर निकलता है। तो योगिक क्रियाओं के अंदर, जो योगिक क्रियाओं में जो षटकर्म होते हैं, उसमें हम कुंजल के द्वारा, नेति के द्वारा, और लंग्स की शुद्धि हो जाती है, अंदर से सारा कफ बाहर निकलता है। इसके अंतर्गत हमें सुबह उठ के या जब भी खाली पेट हो तो सुबह गुनगुना पानी करें, और 4-5 गिलास गुनगुना पानी करके उसमें हल्का सा सेंधा नमक मिला लें और उसको पीना चाहिए। धीरे धीरे वो पानी पिए, और पानी इतना पीना चाहिए हमें, जैसे अगर हम, किसी को तो ये होता है कि कोई 2 गिलास पीने पे ही उसको वॉमिट होने लगता है, और किसी की कैपेसिटी अच्छी होती है, वो 4-5 गिलास पीने के बाद भी उनको वॉमिट नहीं होता है। तो 4-5 गिलास भी पी सकते हैं, और 1 जग तक भी हम पानी का पी सकते हैं। और यदि उसके बाद भी वॉमिट नहीं आती है तो उकड़ू बैठ करके, और थोड़ा सा अपनी जो 2 उंगली हम जीभ में लगाएंगे, और थोड़ा सा उससे प्रेशर होगा और उससे वॉमिट होगा, तो उसमें सारा कफ बाहर आ जाएगा। और मेन लंग्स को जो है, ये कफ ही मेन खराब करने वाली चीज कफ ही होता है, जो कि लंग्स में जमा हो जाता है। उसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके अलावा जैसे नाशा है, वो भी श्वसन क्रिया में बहुत अधिक उसका भी होता है। और अपन ने सुना है कोरोना के अंदर जो वायरस है वो नाशा के द्वारा या गले के द्वारा अंदर प्रविष्ट होता है। तो नाशा के लिए भी हमें जैसे नीति करना चाहिए, गुनगुना पानी ले, उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के एक नाशा छिद्र से पानी डालते हैं और दूसरे से निकालते हैं नीति के द्वारा। और इसी तरीके से फिर दूसरे नाशा छिद्र से अपन पानी डालेंगे, 1 लोटा ले लिया जाता है। नीति की क्रिया वैसे अब इस वक्त मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन नीति के द्वारा भी हम ये इसमें से कफ की शुद्धि कर सकते हैं। तो नीति और कुंजन 2 ऐसी चीजें हैं जो हमारे लंग्स के शोधन करती है और कफ को बाहर निकालती है। तो इससे कोरोना में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा स्टीम लेने से भी बहुत इसमें फायदा मिलता है। स्टीम से जो वायरस है वो अपने नाक के अंदर भी खत्म हो सकता है, बाहर आ सकता है। साथ में हम कुछ चाहे तो आयुर्वेदिक दवाइयां भी हम ले सकते हैं, उनका भी बहुत महत्व है। मैम जैसे आपने स्टीम का बताया, तो स्टीम जो सादा लेनी चाहिए या कुछ मिला के स्टीम ली जाए? पानी में कुछ मिला के स्टीम लेनी चाहिए या सादा लेनी चाहिए? और दिन में कितनी बार स्टीम लेनी चाहिए? स्टीम हम 3 बार ले सकते हैं कम से कम। जी। और इसके अलावा स्टीम में हम साधारण से चाहे तो घर के अंदर अजवाइन के दाने होते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं उसमें, है ना। जी। वैसे इसके अलावा आयुर्वेदिक दें तो कई तरह के तेल आते हैं। जैसे इसमें एक नीलगिरी का तेल आता है, वो यदि हम पानी में डाल के भाप लेते हैं, या अजवाइन के दाने, या अजवाइन का अर्क आता है, कपूर का अर्क आता है, इन चीजों के अर्क या इनके तेल 2-2 बूंद हम पानी में डाल के उससे भाप लेंगे, तो उससे अंदर तक सारे अपनी जो सांस नलिकाएं वो खुलेगी और अंदर से शोधन हो जाएगा। जी मैम। मैम जैसे डायबिटिक और बीपी रोगियों के लिए कोरोना बहुत घातक साबित हो रहा है। डायबिटीज और बीपी को नियंत्रण में रखने हेतु हम योग से कैसे क्या हम क्रियाएं कर सकते हैं? योग हमारी कैसे सहायता कर सकता है? जी मैम। डायबिटीज, हाँ, हमने देखने में आ रहा है जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं जी। या जो बीपी हैं, उन्हीं लोगों को ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यस। तो यदि हम अपने नियमित जीवन में शुरू से ही योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और डायबिटीज को हम अपने अंदर नहीं पनपने देते हैं, तो इस बीमारी का बिल्कुल खतरा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जिनको डायबिटीज है, वो यदि रेगुलर योग करते हैं तो डायबिटीज में बहुत आराम मिलता है, डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। मैंने अपने चिकित्सालय में भी देखा, कई डायबिटीज के पेशेंट आते थे, ब्लड प्रेशर के आते थे। वो लोग सन 60 से, आप ये देखिए, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सन 60 से वहां पर योग कर रहे थे, और उनकी डायबिटीज और बीपी सब
नॉर्मल हो गए थे, और वो हमेशा ये कहा करते थे कि मैडम हमको तो योग ने और इसने बचा रखा है, प्राणायाम ने। जी इसलिए जो लोग डायबिटीज वाले हैं उनको योग जरूर करना चाहिए। और अब ऐसे माहौल में यदि मान लो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, कहीं योग करने नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही अपने छत पे करना चाहिए। जी और इसके अलावा जो लोग योग नहीं कर सकते मान लो किसी वजह से, तो वॉकिंग भी एक बहुत अच्छी चीज है। जो लोग दिन में ही 40 मिनट कम से कम वॉक कर लेता है, जी उसको डायबिटीज और बीपी होने का बिल्कुल डर नहीं रहता है। ये भी मेरा देखा हुआ है। जी इसके अलावा डायबिटीज के लिए कुछ विशेष आसन बताए गए हैं योग में, जैसे मयूरासन है, धनुरासन है, अर्ध मत्स्येंद्र है, और शशांकासन है, पश्चिमोत्तानासन है, उत्तान पादासन है। इसी तरीके से और भी कई आसन हैं जो कि डायबिटीज में किए जाते हैं। इसी प्रकार बीपी में भी कई तरह के आसन किए जाते हैं, और इन दोनों में ये प्राणायाम भी फायदा करते हैं। पर जो लोग हृदय रोग से या ब्लड प्रेशर से जो लोग पीड़ित हैं, उनको सभी आसन बहुत धीमी गति से करने चाहिए। जैसे बहुत तेज से प्रेशर से करने से ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है। तो प्राणायाम भी बीपी वालों को धीरे धीरे करना चाहिए। प्राणायाम में वही सब प्राणायाम आ जाएंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एवं भ्रामरी। लेकिन इनमें स्पीड बहुत धीमी रखनी चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है। जी मैम, जैसे आप तो आयुर्वेद आचार्य भी हैं, तो जैसे बीपी और जो शुगर वाले जो लोग हैं, इन लोगों के लिए कुछ आयुर्वेद की कुछ ऐसी विधियां, ऐसे कुछ घरेलू उपचार, घरेलू जो हमारे मसाले, ऐसा कुछ आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जो जो उनके लिए कारगर हो? क्योंकि इस समय तो घर से बाहर निकलना बड़ा खतरनाक है, तो घर पे रह के ही वो सारी क्रियाएं हाँ करें तो ज्यादा उचित रहेगा। तो ऐसा कुछ अपने हाँ, रसोई में सही या है। किचन में कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण जो यूज करके, इनका उपयोग करके वो डायबिटीज और बीपी से बचे रह सकें? जी मैम। डायबिटीज के लिए मैं आपको बताऊं, जी अपने घर में ही जैसे एक तो दालचीनी मिल जाती है, दालचीनी का बहुत ऐसा रिजल्ट है। जी इसके अलावा करेला, करेला इन दिनों बहुत आ रहा है, करेला खाना चाहिए डायबिटीज वालों को। करेले का जूस भी पी सकते हैं। जी दाना मेथी का प्रयोग रोज करना चाहिए। दाना मेथी की हम फांकी भी ले सकते हैं, सब्जी भी बना के सप्ताह में एक बार दाना मेथी की सब्जी खा ली। इस दाना मेथी को रात को भिगो दो, उसका सुबह पानी पी लो और दाना मेथी खा लो। इसके अलावा नीम के पत्ते भी यूज में ले सकते हैं, नीम के पत्ते खा सकते हैं। बिल्व है, बिल्व के पत्ते हैं। जामुन की गुठलियों का चूर्ण बन जाता है, और जामुन भी खानी चाहिए। इसके अलावा भी और जैसे ये अपना सदाबहार है, सदाबहार के फूलों का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही मैं खाने में आपको ये बताऊंगी, जैसे जो डायबिटीज के लोग हैं उनको खाने में गेहूं की रोटी की बजाय थोड़ा अपने जो बेजड़ की रोटी बोलते हैं, जैसे जिसमें जी जौ, चना, गेहूं, सोयाबीन और दाना मेथी ये मिक्स करके उस आटे की रोटी बना के खानी चाहिए। गेहूं का प्रयोग कम करना चाहिए। सब्जियों में अपने को कद्दू, लौकी, टिंडा और हरी सब्जियां खानी चाहिए, बजाय आलू, चावल ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और बीपी में भी जैसे एक तो ये सारी चीजें अपने को नमक नमक एक तो बहुत कम कर देना चाहिए बीपी वालों को। इसके अलावा तली हुई चीजें, घी, चिकनाई, पूड़ी, पराठे, हलवा, चूरमा, कचौरी, समोसे, पकौड़ी, ये चीजें तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। नमक हम अगर सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा देखने में आता है। नमक कम खावे, और वो भी हम सेंधा नमक यूज में लेंगे तो बीपी पे कंट्रोल होगा। वॉकिंग जरूर करें, 40 मिनट आप सुबह शाम चाहे तो दोनों टाइम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाहर नहीं निकल सकते तो छत पे ही घूम ले, लेकिन घूमना जरूर चाहिए। और इसके अलावा साधारण से प्राणायाम और योग अवश्य करने चाहिए, इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी मैम। मैम, जैसे अभी पोस्ट कोविड इफेक्ट्स और आ रहे हैं, जो कोरोना रोगी जो ठीक होने के बाद में घर आने के बाद में भी अचानक से मालूम चलता है कि उनकी डेथ हो गई। ऐसे करके बहुत सारे जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर हृदयघात का खतरा बताया जा रहा है। तो हम जैसे कोरोना रोगी जो है उनको हम क्या सलाह दे सकते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद में वे कौन कौन से योग प्राणायाम करें ताकि वे इस पोस्ट कोविड इफेक्ट से बचे रह सकें? जी मैम। पोस्ट कोविड में यही है कि एक तो थोड़ा सा इसमें जो हृदयाघात हो रहा है, इसमें मेरे को कुछ ऐसा देखने में आ रहा है जैसे
ब्लड संबंधी कुछ, किसी का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो एक तो इन चीजों की जरूरी टेस्ट जो हार्ट से संबंधित हो वो तो टेस्ट करवाई लेने चाहिए। और यदि उसमें खून गाढ़ा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके खून पतला होने की मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके अलावा दालचीनी का भी प्रयोग करना चाहिए, दालचीनी से भी खून पतला होता है। और कुछ योगासन करने चाहिए, तो इसमें हल्के ही योगासन करने चाहिए और कुछ श्वसन क्रियाएं करनी चाहिए। इसके साथ प्राणायाम में तो वही अपने मेन जो प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये ही प्राणायाम धीमी गति से करने चाहिए हार्ट वालों को। इसके साथ ही खाना बिल्कुल हल्का लेना चाहिए, बिल्कुल सात्विक एवं चिकनाई रहित, और मैदा वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल मैदा से इम्यूनिटी कम होती है। और ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, हार्ट वालों को कम ही एक्सरसाइज करें, ये कहना चाहूँ। जी मैम। मैम, आजकल एक नई बीमारी और आ गई है कि कोरोना रोगियों में जो कोरोना से ठीक होके आ रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा फैल रहा है और ये भी अब महामारी घोषित कर दी गई है। तो ब्लैक फंगस ना हो या फिर ब्लैक फंगस है तो उसके लिए कोरोना से आयुर्वेद या अपनी योग क्या सलाह देता है उसके लिए? जी मैम। इसमें भी मैंने ये अधिकतर देखने में यही आया है कि जो कोरोना के पश्चात ये जो ब्लैक फंगस हो रहा है, अधिकतर ये डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ही हो रहा है, क्योंकि एक तो पहले से उनको डायबिटीज है, फिर दूसरा कोरोना को ठीक करने के लिए जो स्टेरॉइड्स दी जा रही है, तो और ज्यादा उसमें डायबिटीज बढ़ जाता है, और डायबिटीज की वजह से ही ये देखने में आ रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, अभी तक मैंने नहीं पाया कि उनको भी ब्लैक फंगस हुआ है। तो एक तो जब डॉक्टर्स जो उनको चिकित्सा दे रहे हैं उस टाइम थोड़ा ये ध्यान रहना चाहिए कि स्टेरॉइड्स की मात्रा कैसे क्या दी जा रही है, और अपने डॉक्टर से इस बारे में थोड़ा पहले ही इस तरीके का बचाव रखना चाहिए कि साथ में जो स्टेरॉइड की वजह से साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं उनके भी हिसाब से साथ में कोई दवाइयां दूसरी चलती रहे। इसके अलावा आंखों के लिए जैसे एक तो क्या है, त्रिफला का पानी अपने को रात को त्रिफला भिगो देना चाहिए और उसका पानी निथार के सुबह उससे अपनी आंखें धोनी चाहिए। और आंखों के कुछ जैसे क्रियाएं हैं, अपन आंखों से मतलब त्राटक होता है तो बाईं तरफ, दाईं तरफ, ऊपर नीचे, चारों तरफ अपनी आंखों को घुमा करके इस तरीके की एक्सरसाइज होती है आंखों की त्राटक, वो हमें करना चाहिए। इसके अलावा जैसे ब्लैक फंगस है तो ये पहले ही इससे कुछ लक्षण आ जाते हैं, जैसे चेहरे पे कुछ स्वेलिंग आ जाएगी, या नाक में भी कुछ प्रॉब्लम अपने को पता चलने लगती है, मुंह में भी, जबड़े में भी कुछ दर्द होने लगता है। तो उन सबको अपने को शुरू में ही समझ लेना चाहिए और टाइम से उस चीज का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। डायबिटीज अपनी चेक करती रहनी चाहिए। यदि अपना डायबिटीज लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा और हम जैसे टाइम पे समझ जाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद मैम। जैसे अभी लगातार बन रही भयावह परिस्थितियों और लॉकडाउन से व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, लोग अपने आप को अवसाद में महसूस कर रहे हैं। अब योग हमें डिप्रेशन से निकलने में कैसे मदद कर सकता है? योग हमारी कैसे सहायता करेगा कि जो लोग डिप्रेशन से बाहर निकले? क्योंकि बहुत समय तक लगातार घर में बैठे रहना, 1 साल तक लगातार, एक ऐसी परिस्थिति है जो हमने हमारे जीवन काल में नहीं देखी है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें योग कैसे मदद करे? जी मैम। योग में भी जैसे इसके लिए डिप्रेशन वगैरह के लिए और निराशावादी जो अपनी सोच हो जाती है, लोग सब अपना काम धंधा छोड़कर बैठे हैं तो परेशान तो होना निश्चित है, उनकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ेगी। इसीलिए एक तो लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल अपने आप को ऐसे अकेला नहीं रहने दें। उन्हें जैसे कुछ टीवी वगैरह पे कुछ अच्छे भजन या कुछ भक्ति चैनल चलावें, उनको सुने, चाहे अच्छी पिक्चर देखिए अपनी पसंद की, अपनी पसंद के गाने सुने, अपने मिलने वाले लोगों से फोन पर अच्छे से खुल के बात करें, परिवार में सबसे खुल के बात करें। इसके अलावा मेडिटेशन है, मेडिटेशन करना चाहिए, करीब 10-15-20 मिनट तक रोज मेडिटेशन करें। ध्यान इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान करना चाहिए। और ओम ओम का जो है जाप करना चाहिए,
इससे अपने को ध्यान केंद्रित होता है और डिप्रेशन में फायदा होता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं भी होती है, जैसे उसमें साधारण सी एक्सरसाइज होती है, कोई गर्दन की एक्सरसाइज होगी, कंधों की हो गई और हाथों की हो गई, हर चीज की उसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं 48 होती हैं, उसमें पूरी बॉडी का हर चीज का बहुत छोटा छोटा सा मतलब होता है, एक्सरसाइज होती है, उसमें ज्यादा प्रेस पड़ता। और जैसे इस तरीके से जैसे अपन हाथ हिला रहे हैं या यूं हिला रहे हैं, इसी तरीके से पैरों की, हाथों की, टखनों की, सब चीजों की एक्सरसाइज, जो कि ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता उससे और अपनी मानसिक स्थिति उससे सही होती है। और मेन तो इसमें ध्यान का बहुत महत्व है और इसके लिए प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा ध्यान ध्यान ही ज्यादा इसके लिए अच्छा रहेगा। बाकी गाने सुनने चाहिए, किसी से भी खुल के बात करो आप, मस्त रहना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और बार बार टीवी पे जैसे वही कोरोना से संबंधित हम न्यूज देख रहे हैं, तो वो सारा ऐसी चीजें नहीं देख करके पॉजिटिव सोचना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद मैम। मैम जैसे अभी विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। पूरा पिछला एक साल जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए बहुत बेकार गया है और उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। ऑनलाइन स्टडी इतनी कारगर नहीं हो सकती जितनी जो अध्यापक सामने पढ़ाता है। तो ऐसे ऐसे में बच्चे भी बड़े अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि ध्यान लगाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, आप ऐसा कोई मेडिटेशन की विधि बताएं जो बच्चे सीख के उसको अपने आप कर सके। बहुत आसान विधि हो जो बच्चों के लिए भी कारगर हो, बड़ों के लिए भी कारगर हो। ऐसी कोई विधि आप थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को प्रैक्टिकली समझा सके तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसी कोई विधि हो इसलिए मेन तो यही है जी कि जैसे हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं जी और लंबी सांसें लें और लंबी सांसें छोड़ें, जी है ना। ये सबसे एक सरल चीज है। इससे बैठ के हम बहुत धीमे धीमे लंबी सांस लेंगे, बहुत इस तरीके से लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, ठीक है। ये अपन करें। शवासन जो है, शवासन का इसमें डिप्रेशन में बहुत अच्छा महत्व है। शवासन बहुत जरूरी है। आप वैसे अभी यहाँ तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अपने को नेट पे भी मिल जाएगा, है ना। तो शवासन इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भ्रामरी और ओम का जो है, ओमकार, जैसे अपन लंबी सांस लेते हैं और फिर ओम, इस तरीके से अपन मतलब 4-5 बार इस तरीके से दिन में करें। और इसके अलावा ध्यान के लिए एक तरीका ये बताया जाता है कि हम एक टेबल पे बैठे हैं, कुर्सी पे, स्टूल पे बैठ जाएं और अपनी लेवल में ही सामने अपन टेबल पे एक, जो कि आंखों की सीध में आता हो, एक मोमबत्ती जला लें और फिर जो मोमबत्ती की जो लो है उससे आप ध्यान से देखते रहें। जब तक उसको देखते हैं उसको देखते रहें और फिर जैसे ही फिर उसके बाद देखते देखते फिर आप आंख बंद करके और फिर आप ध्यान करने लगे, तो उससे एकाग्रता बढ़ेगी। जी मैम, धन्यवाद मैम। जैसे मैम अभी जैसे आपने बहुत सारे हमें आसन, योग, प्राणायाम बताए, तो सारांश रूप में हम लेना चाहें तो एक स्वस्थ व्यक्ति, हम कोरोना की बात ना करके एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, जैसे मैं अपनी बात करूं या कोई, तो स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जो रोजाना नियमित रूप से करने चाहिए और वो कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता ना पड़े, आसन जो आसान हो और जो घर पे रह के वो कर सके, ऐसे कौन कौन से आप आसन और प्राणायाम बताना चाहेंगे? जी मैम। साधारण आसन में जैसे मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो प्राणायाम तो साधारण से अपने अनुलोम विलोम है ना। जी एक दीर्घ सांस है, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, ठीक है। एक है अनुलोम विलोम। इसमें हम ये बाएं हाथ से पहले दाएं को बंद करते हैं, दाएं नाक को, और फिर इस बाएं नाक से हम सांस लेंगे और फिर इसको दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे और फिर बाएं से छोड़ेंगे। इस तरीके से हम जैसे 10-10 गिन लिया, 10 तक गिन लिया हमने और बीच में थोड़ा गैप कर लिया, फिर इस तरीके से 10-10 हम 3 बार कर लें तो ये बहुत होता है।
इसी तरीके से हर प्राणायाम, जैसे कपालभाति हो गया, कपालभाति में ओनली सांस छोड़ी जाती है, ली नहीं जाती है ना। तो ये भी हम उसी तरीके जैसे तो ये कपालभाति, इस तरह भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम रेगुलर करने चाहिए। आसन में साधारण सी जैसे गर्दन की कुछ एक्सरसाइज, गर्दन के प्राणायाम हो गए, गर्दन को हमने इस तरीके से हम ये क्रियाएं जो सांस के साथ करते हैं तो लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसीलिए हम कोई भी क्रिया करते हैं तो जैसे सांस लेते हुए करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए। तो इस तरीके से कुछ गर्दन की क्रियाएं हो गई, कुछ जैसे इस तरीके से कंधों की हो गई। तो ये साधारण सी क्रियाएं हैं। इसके अलावा कुछ आसन है, तो आसन में साधारण से आसन यही है, भुजंगासन करें, सुप्तपौन मुक्तासन करें, उत्तान पादासन करें, पश्चिमोत्तानासन करें, धनुरासन करें और गोमुखासन करें, मकरासन करें और चक्रासन करें, अर्ध चक्रासन करें। ठीक है, ये कुछ साधारण से आसन है जो कि हम नियमित रूप से कर सकते हैं। करीब 40 मिनट में कुछ प्राणायाम और कुछ आसन कर लेने चाहिए। 40 मिनट हमें रोज करना चाहिए और इसके पश्चात शवासन जरूर करना चाहिए। शवासन से मानसिक स्थिति भी अच्छी होती है और पूरी शारीरिक सभी नर्वस सिस्टम भी सही होता है। आसन करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो अपने वस्त्र जो है कुछ लूज होने चाहिए, टाइट कपड़ों में आसन नहीं करने चाहिए। इसके अलावा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, खुले वातावरण में करें, एकांत में करें और कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। खाली पेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाने के बाद भी कर रहे हैं। तो एक बार तो जैसे सुबह करना है तो फ्रेश होने के बाद कर लें। एक बार यदि दिन में करते हैं तो 4-5 बजे जब हमें खाना खाए हुए करीब 3-4 घंटे हो गए उस वक्त हम कर सकते हैं। दिन में 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम, सूर्य नमस्कार के बारे में बताया जाता है कि सूर्य नमस्कार जो है पूरे शरीर का जो व्यायाम है, और यह जो व्यायाम है पूरे शरीर को फायदा पहुंचाता है। तो इसको कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये किस प्रकार से हमारे शरीर को जो है स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकता है? सूर्य नमस्कार में क्या है कि करीब करीब पूरी बॉडी की ही क्रियाएं आ जाती है जी। इसमें ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है कि सारी बॉडी इसमें यूज में आ जाती है सूर्य नमस्कार में। इसमें कुछ लोग 7 क्रियाएं, कुछ 9, कुछ 12 क्रियाएं हैं, तो इसलिए बहुत फायदा करता है। अब करने के लिए तो ये है कि खुले वातावरण में करना चाहिए और जहां तक हो सके सुबह जल्दी योग करने चाहिए। सूर्योदय के पहले ही उठ जाएं और योग करें तो बहुत अच्छा रहता है। और उसी टाइम सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है तो उसको और ज्यादा कोई आसन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सूर्य नमस्कार में सारे ही आसन आ जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार वैसे बहुत अच्छी चीज है। जी मैम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। सर्वाइकल, आपने जैसे गर्दन का जो व्यायाम बताया, गर्दन पीछे करने वाला, ऐसे तो इसके साथ में और भी कुछ ऐसे व्यायाम जुड़े हुए हैं जिससे हमारे जो गर्दन के लिए फायदा पहुंचाए, हमें सर्वाइकल में कुछ रिलीफ मिल जाए। तो ऐसे कुछ योग और प्राणायाम यदि आप बता सकें तो अच्छा रहेगा। जी मैम। जी मैम। सर्वाइकल के लिए मेन गर्दन और जो ये कंधों वाला है ना, जी मैम, कंधों वाला और गर्दन वाला, ये 2 मेन ही आसन अपन सर्वाइकल के लिए बताते हैं और इससे बहुत आराम मिलता है। पर गर्दन में कई तरह के आसन आ जाते हैं, है ना। तो एक तो गर्दन वाला, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, आगे लाते हैं फिर बीच में फिर पीछे ले आते हैं, ये एक ये। इसके अलावा ये यदि किसी को चक्कर आवे तो नहीं करना चाहिए, बाकी गर्दन का और कंधों का ये सही है ना। इसके अलावा जैसे यदि सर्वाइकल की वजह से हाथ में हो जाता है तो अपन हाथ को दीवार पे वो
इस तरीके से करते हैं। ये सब चीज अभी इसमें बताना तो नहीं, संभव अच्छा, नहीं हो पाएगा। हाथ को दीवार के साथ में लगा के या फिर कैसे, जैसे? हाँ, दीवार के साथ हाथ लगा के और अच्छा, ऊपर ले जावे, नीचे लावे, बस ठीक। ये भी सर्वाइकल के लिए ही है। जी, और कुछ सेक भी जैसे कराए जाते हैं, कुछ तेल मालिश भी होती है। इन चीजों से बहुत आराम मिलता है। जी थोड़ा दिनचर्या के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जरूर मैम, बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहिए जी। इसमें क्या है कि आजकल जो लोगों की जीवन शैली है ना, बहुत जी बदल चुकी है। जी तो कोई भी बीमारी के लिए अपनी जीवन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। सभी लोग रात भर काम करते हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और कुछ पता नहीं होता क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब नहा रहे हैं, कब फ्रेश हो रहे हैं। तो ये जीवन शैली का भी बहुत अपने स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व ही एक अच्छी सी दिनचर्या ऋषियों मुनियों द्वारा बताई गई है। तो यदि हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। जी और ये बताया गया आयुर्वेद में और सभी वेदों में बताया गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, मतलब ब्राह्मण मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्राह्मण मुहूर्त तो हालांकि 4 बजे का भी कहते हैं, लेकिन 4 बजे भी नहीं तो सूर्योदय से कम आधा घंटा 20 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। और आप अपने बिस्तर के पास ही या तो ताम्र पात्र में पानी भर के रखें, तो सुबह उठते ही वो पानी पीना चाहिए। और वैसे अभी कोरोना के टाइम पे तो वो नहीं तो गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन जरूर करें। उसके पश्चात फ्रेश होने के बाद आप जैसे थोड़ा बहुत अभ्यंग करना या व्यायाम करना, ये बहुत जरूरी है। व्यायाम करें और उसके पश्चात स्नान वगैरह करने के पश्चात आप कुछ देर ध्यान करें। उसके पश्चात आप अपना आगे का दिन शुरू करें। मैं ये कहना चाहूँ। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। और आप द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में बहुत बहुमूल्य है और हमारे दर्शक इन सबको अपनाकर अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ रह सकेंगे। दर्शकों, आपको आज की हमारी परिचर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।